Hello dear students, welcome back to another lecture of matrices and determinants. In this lecture we are going to discuss another method to calculate the inverse of any invertible matrices by using elementary transformation method. अभी ये elementary transformation method क्या है ये तो हम चलो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि ये जो मेथड है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स ओनली. अब ऐसा क्यों है क्यों नहीं है ये आपको थोड़ी देर में खुद ही समझ आएगा, क्योंकि इस मेथड से जब हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो एक काफ़ी कैलकुलेटिव प्रोसेस होगा, काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा. मतलब एक 3x3 का इन्वर्स कैलकुलेट करने में इट मे टेक 10 मिनट्स और सो, है ना. जबकि हम वही काम 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम टाइम में बाय यूजिंग दिस फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, इसका यूज करके अगर हम 1 मिनट में वो काम कर सकते हैं तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके वही काम 5, 6, 7, 8 मिनट लग जाएंगे अपने को. अब फिर ये तुम बोलोगे कि फिर ये पढ़ क्यों रहे हम, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ये 6 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में, ठीक है. तो उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. अभी कितने तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स होते हैं ये, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 2 तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होंगे. एक होगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा होगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक. ये दोनों को ही डिस्कस करेंगे अभी हम लोग. अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या ये स्टार्ट करने से पहले तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है इसके बारे में बात करनी चाहिए. व्हाट इज़ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक. तो देयर आर ओनली 3 वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी मैट्रिक्स. ओके, सिर्फ 3 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो वैलिड हैं. वो कौन कौन से हैं आइए डिस्कस करते हैं उनको एक एक करके. तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओनली 3 वैलिड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर. फर्स्ट क्या लिख रखा है मैंने, फर्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, या यहीं ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कॉलम, ठीक है. कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज किया, आर आई को मैंने आर जे बना दिया या और साथ में आर जे को आर आई बना दिया, है ना. ये सब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में. अगर तुम्हें याद हो कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में माइनस साइन का, एक माइनस साइन का जो है मल्टीप्लाई हो जाता है. यही काम कॉलम में भी किया जा सकता है. सी आई विल बिकम सी जे एज वेल एज सी जे बिकम सी आई. तो एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन ये है. दूसरा ये है कि किसी एक रो की जब मैं बात कर रहा हूँ मतलब उस रो के एलिमेंट्स में कोई भी एक नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आई मीन टू से आर आई बिकम सम के टाइम्स आर आई. ये ट्रांसफॉर्मेशन भी वैलिड है. और जो काम रो में किया जा सकता है वही काम जो है कॉलम के लिए भी कर सकते हैं. मतलब I can multiply the elements of any column by some non-zero number k. मैंने k लिख दिया यहाँ पे, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक. और तीसरा आखिरी वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो है किसी भी रो के एलिमेंट्स में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को जिनमें कोई नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई किया गया हो. क्या मतलब है, मतलब ऐसा कुछ आर आई बिकम्स आर आई प्लस के टाइम्स आर जे. अभी क्या किया, आर जे जेथ रो में के का मल्टीप्लाई करा और उसको लाके मैंने आईएथ रो में ऐड करा, ठीक. तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी वैलिड है. तुम्हें ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में भी अगर ध्यान आए तो ये करने से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता था, अगर तुम्हें ये याद हो.
ठीक है। और यही काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं, सी आई बिकम सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। अगेन यहाँ पे के जो है वो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया रो के साथ में कॉलम, क्योंकि जो काम रो में कर सकते हैं वही काम जो है कॉलम में भी किया जा सकता है, ठीक। तो ये 3 तरीके के वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज करें फिर से। तीनों को अगर मैं इकट्ठे लिखूँ, आर आई आर जे, मतलब आई थ्रो और जे थ्रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, एक तो ये पॉसिबल है। या फिर आर आई में मैंने के टाइम्स आर आई कर दिया, ये पॉसिबल है। या फिर आर आई को आर आई प्लस के आर जे ऐसा कर दिया, जे थ्रो में के मल्टीप्लाई करके आई थ्रो में ऐड कर दिया। सिर्फ ये 3 वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है और यही काम जो है कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम किसी मैट्रिक्स में कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो जो मैट्रिक्स है वो तो चेंज हो जाएगा, बट वो जो चेंज्ड मैट्रिक्स होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक। हालांकि इस बात की ज़रूरत कहीं भी इन्वर्स फाइंड आउट करते वक्त नहीं पड़ेगी, बट फिर भी ऐसा फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लिख लेते हैं हम लोग। अगर मैं लिखूँ इफ़ बी is obtained from matrix A by applying one or more elementary transformations, then A and B are इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। क्या बोला मैंने कि अगर ए मैट्रिक्स में एक या एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मुझे बी मैट्रिक्स अगर मिलता है तो फिर मैं ए और बी इन दोनों मैट्रिसेस को बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, ठीक। ओके, तो हमने देखा क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हैं। अब हम देखेंगे कि इनका यूज करके कैसे इनवर्स बेसिकली फाइंड आउट करना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा मैंने पहले बताया 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है रो, दूसरा है कॉलम। तो पहले मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, इधर दूसरी साइड में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। अब क्या है चीज़, ये देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखते वक्त अगर मुझे ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू आई इंटू ए। अभी कोई भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करे तो उतना ही रहेगा, तो ए इक्वल टू आई ए, ये लिखना तो कहीं से भी गलत नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर हमारा आइडिया क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा कि हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे और ये जो ए मैट्रिक्स है इसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। अच्छा, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ अप्लाई होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वो ए में अप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जो हमारा प्री फैक्टर मतलब जो पहले लिखा हुआ है कौन, आई, उसमें भी वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। तो वो मान लेते हैं वो कुछ अलग मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो अलग होगा ही जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो, ठीक। और ये तो ए ही रहेगा, ठीक। अगर कोई ए इंटू बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन प्री फैक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्री फैक्टर के ऊपर अप्लाई होता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पोस्ट फैक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन एक ही के ऊपर अप्लाई होगा। अगर रो करेंगे तो सिर्फ पहले के ऊपर, कॉलम करेंगे तो सिर्फ दूसरे के ऊपर, ठीक। तो अगर मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये ए का तो ए ही रह जाएगा, पोस्ट वाले फैक्टर में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फाइनली जो है मुझे मिलेगा आई बराबर बी इंटू ए। अब तुम्हें अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वाला टॉपिक याद है, इन्वर्स वाला, तो कोई भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन
अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यहाँ से ये जो बी है वो कहलाएगा बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमने a इक्वल टू आई ए ही क्यों लिखा है, a इक्वल टू ए इंटू आई क्यों नहीं लिखा। ठीक, क्योंकि अगर हम ये करेंगे a इंटू ए आई लेके चलेंगे तो हमें पता है कि प्री फैक्टर के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, तो फिर यहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा वैसे ये भी कन्वर्ट होते रहेगा और बाद में ये आई बचा रहेगा। तो हमेशा मुझे एक मैट्रिक्स बी बराबर बी मैट्रिक्स या सी बराबर सी मैट्रिक्स ऐसा कुछ मिलते रहेगा, तो उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उससे तो इन्वर्स निकल नहीं पाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त क्या लेना है, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है, मतलब आइडेंटिटी को प्री फैक्टर में रखना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त इसका उल्टा कर लेना है, ए इंटू ए आई से स्टार्ट करना है। ठीक, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पोस्ट फैक्टर के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक, अब ये जो प्रोसीजर है, ये जो बीच वाला प्रोसीजर है कि कैसे हम लोग इस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें, यही वाली इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, है ना। आइडिया तो समझ आ गया, क्योंकि अगर ए इक्वल टू आई ए लिखा है, हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर करके इस ए को आई में कन्वर्ट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आई जो है वो कुछ बी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये जो बी मैट्रिक्स मिलेगा वही मेरा इन्वर्स हो जाएगा। अब कैसे ए को आई में कन्वर्ट करना है ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक, तो ये तो समझ आएगा अपने को एग्जाम्पल से। तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन है, इसको मैं दोनों तरीक़ों से सॉल्व करूँगा और ये तुम बड़े ध्यान से इसको समझना। ठीक, पहले मैं करूँगा इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, फिर मैं करूँगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो फर्स्ट सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अच्छा, अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ से स्टार्ट करना मुझे, ए इक्वल टू आई इंटू ए से, मतलब अभी यही वाला मैट्रिक्स लिख लिया, 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। फिर आई लिख लिया मैंने 1 0 0 0 1 0। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, अब मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आइडिया इज टू चेंज दिस लेफ्ट हैंड साइडेड मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये सब होना चाहिए ना, मतलब इधर 2 की जगह पे 1 आना चाहिए, 5 की जगह 0 आना चाहिए, 0 चलो यहाँ पहले से लिखा है। ठीक, तो ये काम करने के लिए अब एक प्रोसीजर है इसमें, वो देखो ध्यान से, क्या चीज़ करेंगे हम, कैसे फॉलो करेंगे, कैसे मूविंग फॉरवर्ड जाएंगे हम लोग, वो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना। सबसे पहले हम लोग ये जो पहला एलिमेंट है इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, एक बार जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब उसी 1 की हेल्प से उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे, अगर कोई 0 पहले से नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे एक एल्गोरिदम बना रहा हूँ, उसको देखना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे 1, उसके बाद से 0 और उसके बाद से 0। ठीक, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बीच वाला एलिमेंट को पहले 1 बनाएंगे, उसके ऊपर वालों को 0 बना लेंगे और उसके नीचे वाले को भी 0 बना लेंगे। लास्ट में सबसे आखिरी एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उसी की हेल्प से उसके ऊपर वालों को 0 बना लेंगे। तो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ऐसे ये फॉलो करना है। ठीक है, अब ऐसे चलोगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी मेथड से होगा, ये और भी मेथड हो सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि बीच में सवाल उलझ जाता है। कई बार ऐसे होगा कि तुमने किसी एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट किया और फिर जब दोबारा कुछ किया तो 1 फिर से दोबारा कुछ किसी दूसरे में कन्वर्ट हो गया।
बट ये चीज़ अगर तुम फॉलो करोगे तो इसमें कहीं तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइडिया इज़ टू फर्स्ट मेक वन एंड देन मेक जीरो। पहले वन बनाओ, फिर उसी वन की हेल्प से क्या बनाओ, जीरो बनाओ। और रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम कंप्लीट करते हुए चलो, और इसका उल्टा जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें रो कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक, उल्टा। तो अभी सबसे पहले मुझे 2 की जगह पे 1 करना है, और 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास। तो अब मैंने क्या किया, R1 को 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये काम तो कर ही सकते हैं। तो 2/2 ये 1 बन गया है, 0/2 और -1/2। R1 चेंज हो गया, R2 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। राइट हैंड साइड में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। तो पहला रो चेंज हो गया, दूसरा और तीसरा रो में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि इसी 1 की हेल्प से इसके नीचे वालों को 0 बनाना है। ठीक, तो 5 को 0 बनाना, तो 5 कौन से रो में है, सेकेंड रो में, मतलब मुझे सेकेंड रो को चेंज करना है। तो मैं लिखूँगा R2 बिकम्स, और उसी 1 की हेल्प से करना है मुझे, तो R2 बिकम्स R2 - 5 R1, क्योंकि वहाँ पे 1 है R1 में, तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करके इधर से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, और ये क्या वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल। तो ऐसा करने से क्या R1 में कोई चेंज आया, नहीं। R2 में यस, R2 - 5 R1 हो रहा है, तो यहाँ 0, यहाँ 1 - 5 इंटू 0, और 0 - 5 इंटू -1/2, तो यहाँ 5/2 हो गया। R3 में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब यही काम मुझे राइट हैंड साइड में भी करना है। R1 में तो कोई चेंज हुआ नहीं, R3 में कोई चेंज हुआ नहीं, R2 में 0 - 5 R1, तो ये हो गया। ये कैलकुलेशन तुम्हें ध्यान से करना है, क्योंकि एक भी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो उसके फॉलोइंग स्टेप में सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे और आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो भले ही थोड़ा स्लो करो, वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम में करना है तुम्हें, तो वहाँ तो बहुत टाइम रहता है। अब क्या करें, पहला कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया। पहला कॉलम जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, और कॉलम में पहले 1 क्रिएट करेंगे, अगर नहीं है तो, बट यहाँ तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब 1 है तो उस 1 की हेल्प से बाकी को 0, तो नीचे वाला 0 करना है मुझे, इसको किसको 0 करना है, इस 1 की जगह पे 0 लाना है। 1 लिखा है R3 में, मतलब मुझे R3 को चेंज करना है, तो R3 बिकम्स R3 - R2 कर दिया। अभी क्या इससे R1 और R2 में कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। R3 में चेंज होगा, 0 - R3 - R2, थर्ड कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम, तो यहाँ भी 0 आ गया। फिर इधर 3 - 5/2 विल बी 1/2। राइट हैंड साइड में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन, तो R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, 1/2 0 0। R2 में भी कोई चेंज नहीं होगा, -5/2 1 0। अभी क्या हो रहा है, R3 - R2, तो यहाँ 5/2 0 - 1 एंड 1 - 0। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया, देन वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड कॉलम, एंड फर्स्ट वी विल क्रिएट 1। अभी 1 कहाँ पे होता है ये तो सबको ही पता है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी कन्वर्ट करना है, तो लास्ट में ही 1 रहेगा। अब वहाँ पे 1/2 है, तो क्या करें, 1 क्रिएट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, कहाँ पे, थर्ड रो में, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा सर क्या थर्ड कॉलम में अगर 2 कर दें तब भी तो हो जाएगा, हो तो जाएगा बेटा, लेकिन कॉलम रो मिक्स नहीं करना है। एक बार आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया तो आप हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही करते रहेंगे जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। तो इसलिए मैंने R3 में किया 2R3। अच्छा, तो ये करने से मेरा R3 ही बदलेगा, R1 R2 कोई भी चेंज नहीं आया, और R3 मेरा 0 0 1 हो गया। सेम ट्रांसफॉर्मेशन विल बी एप्लीकेबल ऑन द राइट हैंड साइड इन द प्री फैक्टर में होगा। ठीक, तो 1/2 0 0 -5/2 1 0। R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 - 2 2 हो गया। ठीक, अब हमारा ध्यान जाना चाहिए थर्ड कॉलम में इनको 0 करने के लिए, तो यहाँ पे 5/2 है, और इसी 1 की हेल्प से ही करना है 0, है ना।
थर्ड कॉलम में जो 1 है उसी की हेल्प से। तो क्या करूँ मैं, R2 बदलना है मुझे, R2 बिकम्स R2, 5/2 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 बनेगा, तो -5/2 R3 कर दिया। R1 में कोई भी चेंज नहीं आया, R3 में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक। R2 में चेंज आ रहा है, R2 माइनस 5/2 R3, 0 - 0 1 - 0, और यहाँ 5/2 माइनस 5/2। राइट हैंड साइड में R1 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं है, R2 में चेंज है, R2 माइनस 5/2 R3। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये एलिमेंट क्या आएगा, तो R2 का एलिमेंट -5/2 है, उसमें से -5/2 R3 का एलिमेंट 5, ठीक। तो -5 और -25, -30/2 -15 आ गया। अब ये दूसरे एलिमेंट की बात करें तो 1 - 5/2 इंटू R3 का जो एलिमेंट है -2 है, यानी कि ये 1 + 5 6 हो गया। और आगे बढ़ें ये तीसरे एलिमेंट के बारे में, तो 0 - 5/2 इंटू 2, तो ये जो है -5 हो गया, ठीक। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन और बचा है बस इसमें, अब मुझे इस -1/2 को 0 बदल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। और किसकी हेल्प से करना है, वही जो लास्ट में 1 है इसकी हेल्प से करना है। तो यानी कि मुझे R1 चेंज करना है, तो मैं लिखूँगा R1 बिकम्स R1, और वहाँ -1/2 है तो +1/2 कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि +1/2 R3। तो अब तो राइट हैंड साइड में जो है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में क्या R2 में कोई चेंज आएगा, नहीं। क्या R3 में कोई चेंज आएगा, नहीं। R1 में चेंज आना है, R1 + 1/2 R3 करना है, तो 1/2 + 5/2 ये 3 हो गया, 0 + 1/2 इंटू -2 ये -1 हो गया, और आखिरी में 0 + 1/2 इंटू 2 ये 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे फाइनली एक ऐसा कुछ मिला मुझे, I = सम मैट्रिक्स B इंटू A। अब तुम्हें अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन याद है तो ये जो B है यही क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A। तो अगर मुझे अब आंसर लिखना हो इसका कि A का इन्वर्स लिखो, तो ये जो B मैट्रिक्स है यही मेरा आंसर है, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है ये तो तुम हमेशा ही चेक कर सकते हो, तुम्हारे पास इसको करने का एक छोटा मेथड तो है ना, वो जो फार्मूला रहता है अपना, A इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इससे करके अपना आंसर वेरीफाई कर लो, ठीक। तो एक बार फिर से देख लिया जाए। यहाँ देखो, सबसे पहले अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमें कॉलम कंप्लीट करते हुए चलना है, और पहले 1 बनाना है, फिर उसी 1 की हेल्प से 0। पहले 1 बनाया, फिर 0, फिर 0, फिर पहला कॉलम कंप्लीट हुआ, अगले कॉलम पे बढ़े, पहले 1 क्रिएट किए, फिर बाकियों को 0 किए, फिर तीसरे कॉलम पे आए 1 पे, फिर बाकियों को 0 किए, ठीक। तो ये प्रोसीजर फॉलो करोगे, कहीं कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, ओके। अब यही वाला क्वेश्चन अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके बताऊँ तुम्हें,